The supreme test of nations has come. We must all speak, act, and serve together. A very beautiful good morning to one and all present here. I, Yogita Pandey, student of Sage University Indore from Institute of Arts and Humanities Department, here to give a presentation on the topic Wilson's 14 points. So, at the end of this presentation, we will going to learn who is Wilson, what was its 14 points, from where the idea of 14 points came in the Wilson's mind, on what principle it based on, reason and aims, and how US get into the World War First, and how World War First changed the border of Europe, and did Wilson points achieve its aim? So let's start. Who is Wilson? So the full name is Thomas Woodrow Wilson. Was born on Thomas Woodrow Wilson, the father of public administration, was born on 28th of December 1856 in Virginia, 28th President of US for 2 terms and a representative of Democratic policy. 40. So, from where the Wilson got the idea of 14 points? For that, we need to understand the ongoing situations during the World War. US neutrality. When the war broke out, US followed the policy of neutrality, having no intention in involving in any kind of war. But US could not remain isolated for so long time. And the reason was Zimmermann telegram in 1917. So what was that? ब्रिटिश इंटेलिजेंस को एक एनकोडेड मैसेज मिलता है जिसमें सीक्रेट ट्रीटी की बात की गई थी दो कंट्रीज के बीच में, एंड दैट वाज जर्मनी एंड मैक्सिको, एंड अनरिस्ट्रिक्टेड जर्मनी का वॉरफेयर अगेंस्ट यूएस, दैट वाज द फाइनल स्टॉप टू विल्सन. एंड इसके बाद विल्सन वेंट बिफोर अ जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस यूएस की पार्लियामेंट के साथ, एंड ही रिक्वेस्टेड टू अनाउंस वॉर अगेंस्ट यूएसए. एंड एग्जैक्ट आफ्टर 2 days, in 4th of April 1917, USA is officially at war. The war was too brutal और too expensive, जिसके लिए विल्सन ने और यूएस ने $32 billion spend किए थे, and the result is 22 million wounded people are there, and 22 million wounded people, टाउन्स ईस्ट और वेस्ट के टाउन्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे, एंड विल्सन just didn't wanted to end the war or to protect America. विल्सन चाहते थे कि अब कभी भी कोई वॉर ना हो और विश्व में एक शांति क्रिएट हो और सारे स्टेट्स एक साथ मिलजुल कर रहे. उसको इंश्योर करने के लिए विल्सन के फ्रेंड एडवर्ड एम ने और विल्सन ने उन्हें एडवाइस किया टू मेक अ ग्रुप ऑफ 150 पॉलिटिकल एंड सोशल साइंटिस्ट, जो लोग स्टडी करने वाले थे अमेरिकन अलाइड्स एंड पॉलिसीज. दे कलेक्टेड 2000 रिपोर्ट्स एंड 1200 ग्राउंड मैप्स. And then Wilson and US ready to lead the world. विल्सन ने देखा मॉरल डिप्लोमेसी एक एंटीडोट का काम करेगी मिलिट्रिज्म के एग्रेशन को कम करने के लिए, और वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा लिबरलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए और इम्प्रूविंग इंटरनेशनल पॉलिसीज. मैं बात कर रही हूँ लिबरलिज्म की, जो एक फेथ है गवर्नमेंट में टू रिजॉल्व ऑल इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स. विल्सन इज वेटिंग फॉर द मूवमेंट, एंड वो मूवमेंट था ट्रीटी ऑफ वर्साइल. ट्रीटी ऑफ वर्साइल एक पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, जिसका मेन मोटिव था टू रिस्टोर पीस इन द वर्ल्ड, और जो कि जर्मनी और एलाइड पावर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे मिलिट्री को लेकर, उसको कम करने का. एंड विल्सन इज गोइंग टू शो टू द वर्साइल्स इन 1918, और वो पहले यूएस के सिटिंग प्रेसिडेंट थे जो कि ओवरसीज गए थे किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए. एंड वेल, Wilson was there. The men of R tried to fix all the stuff. But before he even goes, he actually has a plan जो कि उसने यूएस की कांग्रेस में, यूएस के पार्लियामेंट में जनवरी 1918 में रिप्रेजेंट कर दिया था. And that plan was so the 14th plan. और उनका 14 प्लान का ब्लूप्रिंट था जिसमें विल्सन ने कंसीडर किया वर्ल्ड वॉर 1 को टू बी द एंड ऑफ ऑल वॉर्स. एंड उनका जो पीस प्लान था वो बेस्ड था 14 आइडियलिस्टिक पॉइंट्स पर, जो कि थे कॉजेस ऑफ वॉर एंड सोल्यूशन फॉर पीस. और यही सोल्यूशन ऑफ पीस हेल्प करेंगे टू मसल द डॉग ऑफ वॉर और टू अवॉइड द वॉर फॉर एवर हैपनिंग अगेन इन फ्यूचर. So
विल्सन के एग्जैक्टली 14 पॉइंट्स क्या थे? तो आउट ऑफ 14 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स वर बेस्ड ऑन फ्रीडम ऑफ ओपन ट्रीटीज, फ्रीडम ऑफ सीज, freedom of trade, reduction of armaments, and colonial claims. And 8 points were based on resolving territorial issues and securing borders. And these 13 points were based on self-determination or national determination policy और new nations का creation जो कि weak states से बनेंगे. And when I talk about self-determination, it means एक nation को हक है अपने आप को खुद govern करने का without interference of any other nation in it. और जब मैं न्यू नेशंस की बात कर रही हूँ तो न्यू नेशंस बने टर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया, युगोस्लाविया, पोलैंड एंड चेकोस्लोवाकिया. एंड देन द 14th point is all about the proposal of league जो कि फ्यूचर में जाकर सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी. Here you can see on the cartoon कि इसमें आर्टिस्ट शो करना चाहता है कि विल्सन के जो 14 पॉइंट्स है those are strictly based on the idealism. एंड अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे विल्सन के पॉइंट्स क्या थे. फ्रॉम वेरी फर्स्ट पॉइंट, विल्सन टॉक अबाउट नो सीक्रेट ट्रीटीज और डिप्लोमेसी शैल बी ओपन टू द वर्ल्ड. किस तरीके से? क्योंकि कहीं ना कहीं सीक्रेट ट्रीटीज और डिप्लोमेसी ही रीजन रही है वर्ल्ड वॉर 1 में नेशंस के बीच में स्पार्क क्रिएट करने का. एंड अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वॉर 1 की टाइम की अलायंसेस की, दैट इज ट्रिपल अलायंस फॉर्म्ड बाय यूके, रशिया और फ्रांस, and the triple entity formed by Germany, Austria-Hungary and Italy. In the second point, Wilson talked about freedom of seas पर navigation free, क्योंकि यूएस का ही कहीं ना कहीं रीजन है जर्मन का उसके यू बोट्स पर अटैक करना और फिर यूएस का अलाउंस करना वॉर में उतरने का. इन थर्ड पॉइंट, विल्सन क्लियरली टॉक अबाउट कि कैसे फ्रीडम ऑफ ट्रेड हेल्प करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ में और ट्रेड के कॉन्फ्लिक्ट्स को लेस करेगा. एंड दूरदर्शिता दिखाते हुए विल्सन ने ये बात को भी एड ऑन किया कि जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है वो कहीं ना कहीं रिमूव करेगा बैरियर्स पीसफुल नेशन के बीच में और एक मार्केट में इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी. पॉइंट नंबर 4 में विल्सन ने बताया कि जो मिलिट्री और आर्म रेस चल रही थी ना वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, उसको अब लिमिट करना है और अब ना कोई इतनी ज्यादा आर्मी बनाई जाएगी ना इतनी कम आर्मी बनाई जाएगी. दैट शुड बी स्टेबल. एंड इन पॉइंट नंबर 5, विल्सन strongly talk about imperialism and competition जो चल रहा था imperialism का, कि एक ambitious nation जो कंट्रोल करता है, established कंट्रोल करता है दूसरे नेशन पर, उसके कंट्रीज के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है in power to show its pride or to show its power and increase its pride. You can see in the image कि किस तरीके से तीनों कंट्रीज अपने बैग्स फुल करने में लगी हैं कॉलोनीज को एक्सटेंड करने में. पॉइंट नंबर 6 में विल्सन ने बोला अब जर्मन ट्रूप्स को जर्मनी सॉइल छोड़ के जाना पड़ेगा. एंड नाउ रशिया इज टोटली फ्री कि वो अपना जिस तरीके का गवर्नमेंट सेटअप करना चाहती है वो कर सकती है. इन पॉइंट नंबर 7, विल्सन टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ बेल्जियम एज बिफोर, जो वॉर से वो पहले था. तो जर्मनी को अपने ट्रूप्स बेल्जियम से हटाने पड़ेंगे एंड बेल्जियम बिल्कुल फ्री होगा. पॉइंट नंबर 8 एक खुशी की बात लेकर आती है फ्रांस के लिए, क्योंकि उसकी जो डिस्प्यूटेड लैंड थी 1971 से जर्मनो फ्रांको वॉर से आरएसओ लॉरेंस की टेरिटरी वो अब वापस आने वाली है. अब वो रीगेन कर सकता है अपनी टेरिटरी. एंड इन पॉइंट नंबर 9 अब बात है इटालियंस की. इटालियंस अब फ्रीली इटली में रह सकते हैं और उनकी जो नेशनैलिटी के बॉर्डर्स हैं, मैप है, वो क्लियरली रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं लाइंस ऑफ इटालियन फ्रंट्स के थ्रू. एंड इन पॉइंट नंबर 10 बात होती है ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के लिए. एक बड़ा एम्पायर अब सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रोसेस के थ्रू ब्रेक होगा और नई कंट्रीज बनेंगी उसमें. एज आई अर्लियरली टोल्ड यू अबाउट सेल्फ डिटर्मिनेशन कि अब दोनों नेशन को हक है आप अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करें विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी बिटवीन ईच अदर. पॉइंट नंबर 11 बात होती है बाल्कन स्टेट्स के इंडिपेंडेंस की, जहां पर सेंट्रल पावर्स को इवैक्यूएट करना होगा. बाल्कन स्टेट्स लाइक रोमानिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो. इन पॉइंट नंबर 12 टर्किश लोगों की बात होती है जो ऑटोमन एम्पायर कन्वर्ट हुआ टर्की में. टर्किश लोगों के ऊपर अब उनकी टर्किश गवर्नमेंट गवर्न करेगी और जो अदर नेशनैलिटी के लोग हैं
उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी जो ऑटोमन एम्पायर के अंदर आते थे। पॉइंट नंबर 13, इंडिपेंडेंट पोलैंड शुड बी क्रिएटेड। एक इंडिपेंडेंट पोलैंड क्रिएट किया जाएगा एंड उसको एक्सेस होगा सीज का, वो सी को एक्सेस कर सकेगा। तो इंडिपेंडेंट पोलैंड एग्जैक्टली बना था इंपीरियल रशिया की लैंड लेकर और ऑस्ट्रियो हंगरी की लैंड लेकर। Last but not the least, point number 14 and the most important point is Leagues of Nations now in session, a formation of government, formation of association जो कि गारंटी करेगी सिक्योरिटी, प्रोवाइड कराएगी प्रोटेक्शन, और जो कि हर तरीके से हेल्प करेगी, चाहे वो कंट्री कितनी भी छोटी हो, चाहे वो कंट्री कितनी भी बड़ी हो। तो लेट मी गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि लीग्स ऑफ नेशन क्या था। सो लीग्स ऑफ नेशन एक पहली इंट्रो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका मैं प्राइम मोटिव बोल लूं, एम बोलूं, गोल बोलूं, प्रिंसिपल बोलूं, वो था वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करना। एंड उसे बोला जाता है चाइल्ड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड वो फाउंड की गई थी वॉड्रो विल्सन के द्वारा 10 जनवरी 1920 को, जिसका हेडक्वार्टर जिनोवा स्विट्जरलैंड में था। एंड मैंने आपको बताया कि विल्सन ने पहले ही यूएस के कांग्रेस में अपना पीस का प्लान शो कर दिया था 1918 जनवरी में। उसी साल क्रिसमस वाले दिन, क्रिसमस के दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपता है that talks about Leagues of Nation, Victory, Democracy, Peace, Leagues of Nation, and अब वो सीक्रेट डिप्लोमेसी थी जो ओल्ड ऑर्डर की, उसको रिप्लेस करेंगे और ओपनली आज हम इसी टेबल पर बैठकर बात करेंगे, कंसिलिएट करेंगे सारी प्रॉब्लम्स को। एंड अगर मैं लीग्स ऑफ नेशन के बारे में बताऊं तो एग्जैक्टली ना मैं कीप कर सकते हैं उसे। कीप इज व्हाट? कीप वर्ल्ड में पीस करेंगे, एग्रेशन को कम करेंगे नेशंस के बीच में, एनकरेज करेंगे कॉर्पोरेशन कंट्री के बीच में, और ट्रेड को बूस्ट करेंगे, लिविंग कंडीशन और वर्किंग क्लासेस को एनहेंस करेंगे, और आर्म्स का जो रेस था ना उसे लिमिटाइज करेंगे, कम करेंगे। एंड देन ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का रिजल्ट क्या आया? एक एग्रीमेंट पर पहुंचे कि अब यूरोप का मैप रीड्रॉ किया जाएगा, रीएडजस्ट किया जाएगा। एलाइज चाहती थी कि जर्मनी वॉर गिल्ट कॉस्ट को एक्सेप्ट करे और रिसेपरेशन मनी दे 32 बिलियन का। वहां पर किसी भी बात का मेंशन नहीं हुआ इंपीरियलिज्म का, ना ही फ्री ट्रेड का। इंपीरियलिज्म को कैसे कम करेंगे, मिलिट्री को कैसे कम करेंगे, और बात की गई डेलीगेट्स के द्वारा कि एक लीग ऑफ नेशन क्रिएट होगा और वो काम करेगा साथ में टू हेल्प और टू एक्ट फ्यूचर में कोई भी ऐसा एग्रेशन ना हो। अब मैं बताती हूँ क्या चेंजेस आए यूरोप के मैप में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। एंड द चेंजेस आर, नई कंट्रीज इमर्ज हुई जैसे कि एस्टोनिया, लिथुआनिया, ल्यूसिटेनिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया एंड यूगोस्लाविया। और जो नेशंस डिवाइड हुए, दोज नेशंस वर ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर डिवाइड हुआ, जर्मनी टर्न इनटू जर्मनी एंड US turned into communist USSR और Ottoman Empire turned into Turkey. In peace conference, the big three. I know आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि योगिता बिग थ्री क्यों बोल रही है, क्योंकि एग्जैक्टली पीस कॉन्फ्रेंस में तो बिग फोर थे। रीजन है, सच में वहां पर बिग फोर थे, लेकिन पीछे की एक शॉर्ट स्टोरी है कि जॉर्ज थे फ्रांस से, ग्रेट ब्रिटेन से डेविड थे, यूएस से विल्सन थे एंड इटली से ओनार्ड थे। लेकिन जब पीस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई तब ओनार्ड ने फील किया कि जो भी यहाँ बातें हो रही है ना वो उनकी और इटली की नीड को तो पूरी कर ही नहीं रही कहीं से भी। तो वहां पर उन्होंने डिसएग्रीमेंट शो कर दिया एंड ही डिसएग्रीमेंट शो कर दिया और वो कॉन्फ्रेंस को लीव करके चले गए। देन विल्सन को पीस टॉक में ये अच्छी तरीके से समझ आ गया कि जो ये यूरोपियन लीडर्स है ना ये बात ही नहीं कर रहे हैं विल्सन की पीस विदाउट विक्ट्री की, ये बात कर रहे हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट की, जो कि था जर्मनी से रिवेंज लेना, जर्मनी को इतना सप्रेस कर देना कि वो कभी दोबारा ना खड़ा हो पाए। जहां ऑटोमन बिस्मार्क ने उसे छोड़ा था, वहां उसे, जहां से ऑटोमन बिस्मार्क ने उसे स्टार्ट किया था, वहीं वो जर्मनी को पहुंचाना चाहते थे। बिग क्वेश्चन रेज, क्या विल्सन के 14 पॉइंट्स ने उसका जो एम था कि वर्ल्ड में पीस हो, कभी वॉर ना हो, वो अचीव किया? सो हियर इट इज, विल्सन का जो प्लान था वो टोटली क्रम्बल हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके, क्योंकि फ्रांस कंसर्न था अपनी सिक्योरिटी से। जर्मन से लड़ते लड़ते फ्रांस का इतना इकोनॉमिक लॉस हो गया था कि उसको लेना था रिवेंज,
उसको रिवेंज लेना था, एंड फॉर दैट ही वांटेड कि इतना सप्रेस करें जर्मनी को कि वो दोबारा फाइट बैक ना कर पाए। यूके के कैसर लॉर्ड चाहते थे कि जर्मनी वॉल गेट क्लॉज एक्सेप्ट करे और रीसेपरेशन मनी दे। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, एंड लेट मी टेक यू टू दैट पोजीशन कि वहां पे एक्चुअली सिनेरियो क्या चल रहा था। एंड द सिनेरियो इज, सारे नेशंस के लीडर का सर खड़ा हुआ था, विल्सन इज स्पीकिंग, और जर्मनी का सर नीचे झुका हुआ था, ऑल बिकॉज ऑफ स्पुतनिक सिचुएशंस जो कि डिस्टेबलाइज कर रही थी यूरोप को, और वो सब एक ग्राउंड वर्क कर रही थी। आई विल टेल यू लेटर कि वो ग्राउंड वर्क किस चीज का हुआ था। बिफोर दैट, लीग्स ऑफ नेशन कैसे फेल हुआ, इसी FAILURE से ही मैं आपको बताऊंगी कि लीग्स ऑफ नेशन फेल कैसे हुआ। सो पहला, फ्रांस और ब्रिटेन का अपीजिंग नेचर हिटलर के लिए, और कहीं ना कहीं ये डर कि दोबारा से कोई वॉर ना हो जाए, इसी वजह से गैप आया लीग्स ऑफ नेशन के ब्रिज में, जो कि वुडरो विल्सन ने बनाया था। देन एब्सेंस ऑफ ग्रेट पावर्स, दो बड़ी ऐसी पावर्स का एब्सेंस, यूएस का बिकॉज ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी यूएस ने कभी भी लीग को ज्वाइन नहीं किया, एंड द मेन रीजन इसकी वजह से कलेक्टिव सिक्योरिटी और आर्टिकल 10 की वजह से और सेनेट से मंजूरी ना मिलने की वजह से, क्योंकि यूएस में प्रेसिडेंट अनाउंस नहीं करता वॉर को। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विल्सन कांग्रेस में गए और उन्होंने बोला कि आप हमें मंजूरी दे, रिक्वेस्ट की कांग्रेस से कि आप डिक्लेयर करें वॉर। तो यूएस में प्रेसिडेंट को ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो डिक्लेयर करे, द कांग्रेस हैज द पावर, और हर बार एक सेनेट बुलाना, हर बार एक कांग्रेस का जॉइंट सेशन करना, दैट इज नॉट टू पॉसिबल। एंड रशिया का ना होने का रीजन है कि उसी टाइम रशियन रिवॉल्यूशन चल रहा था, और उसी टाइम पर रशिया में रशियन रिवॉल्यूशन चल रहा था, जिस वजह से वहां पर लेनिन निकल कर आए, जिन्होंने रशिया को टर्न कर दिया कम्युनिस्ट में। इस वजह से रशिया भी इनिशियली पार्ट नहीं था। एंड इनएफेक्टिव सेंक्शंस, जो सेंक्शंस हो रहे थे वो इनएफेक्टिव थे, जो लिमिटेशंस लगाई जा रही थी वो इनएफेक्टिव थी, और कहीं ना कहीं लैक ऑफ आर्म फोर्सेस। जब भाई कोई एक नेशन बनी है, वो बात ही कर रही है पीस की, तो क्या वो गन बंदूक और आर्मी लेके अपने साथ घूमेगी? एब्सोल्युटली नॉट। तो लैक ऑफ फोर्सेस, और कहीं ना कहीं लैक ऑफ फोर्सेस का रीजन था कि जो आसपास की जितनी भी लड़ाइयां हो रही थी वो उन्हें सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। और यू फॉर अनफेयर ट्रीटी डीलिंग विद हिटलर, सब लोग अपनी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न थे, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑल अदर्स थे, ऑल द मेंबर्स जो लीग के मेंबर्स थे। एंड उसी टाइम पर हिटलर इज इंडल्ज कि उसे कैसे इटली को दोबारा से राइज करना है, टू हाउ इटली विल गोइंग टू अर्न हिज प्रेस्टीज, जो उसकी पहले थी वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। और इन सब लीडर्स ने और इन सब ट्रीटीज की वजह से उसकी जो इमेज और उसका जो भी लॉस हुआ है वो डाउन हुआ है। एंड रीचिंग डिसीजन टू स्लो, डिसीजन पर बहुत ज्यादा स्लो पहुंचना, क्योंकि जो स्ट्रक्चर था उस लीग्स ऑफ नेशन के हिसाब से यूनानिमस डिसीजंस होने चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि दो अपोजिट चीजें हैं, क्योंकि लीग्स ऑफ नेशन में दो पार्ट में बढ़ गया था, एक अलाइड पावर्स थे जो जीते हुए थे राज, और एक जो हारे हुए नेशंस थे। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर दो ग्रुपों के बारे में मैं बात करूंगी तो कभी भी वो लोग यूनानिमस डिसीजन नहीं दे पाएंगे, दैट इज बिकॉज। एंड द थर्ड and the last was the economic depression, particularly in Germany. वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान मैंने बताया कि सिर्फ यूएस ही 2 सालों में $32 बिलियन खर्च किए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कंट्रीज पहले से हैं उन्होंने कितना लॉस किया होगा। एंड एज पर मैं जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी के 1.8 मिलियन सोल्जर्स मोबिलाइज हुए थे उस टाइम पर। सो पर्टिकुलरली जर्मनी के एरिया में इतना सप्रेशन कहीं ना कहीं रीजन रहा है लीग के फेल होने का। एंड अब मैं बताती हूँ ये सारे चीज ग्राउंड वर्क किया, डिस्टेबलाइज किया यूरोप को, और इसी का रीजन आया आफ्टर 2 decades और 20 years द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिंस। और विल्सन के पॉइंट्स कभी भी अपने एम को अचीव नहीं कर पाए, कभी भी पीस नहीं क्रिएट कर पाए, यही रीजन था विल्सन के पॉइंट्स का फेल होने का। थैंक यू, and I hope you enjoy this presentation. Thank you, sir, for giving me this opportunity. रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।
एक मिनट सर, ऑफ है आई गेस, एक मिनट सर। रिकॉर्डिंग ऑफ करना है।